बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चेस्ट स्पेशलिस्ट, और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चेस्ट सिस्टम एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कैसे हम चेस्ट की एग्जामिनेशन करेंगे, हाउ विल वी प्रोसीड विद द एग्जामिनेशन स्टेप्स। सबसे पहले हम जनरल देखेंगे, जनरल सराउंडिंग्स देखेंगे, पेशेंट की जनरल कंडीशन देखेंगे। उसके बाद वी विल गो टू इंस्पेक्शन, देन परकशन एंड अस्कल्टेशन। और ये चीज हमेशा याद रखें कि सिर्फ फ्रंट पे चेस्ट नहीं होती, चेस्ट बैक पे भी होती है। ठीक है, जब फ्रंट पे आप ये सारा कुछ कर सकें तो फिर आपने बैक पे भी यही काम करना। ठीक है जी। सबसे पहले आपने पेशेंट की पोजीशन बनानी है। इधर सेंटर में होके लेटे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रमजान है। आपका क्या नाम है? बादल बेटा, आपका मुआयना करेंगे हम। हाँ, इस दौरान आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले आप जो है पेशेंट का पोजीशन एंड एक्सपोजर बनाएं। शर्ट जो है आइडियली शुड बी रिमूव, ठीक है, लेकिन क्योंकि कैनुला लगा हुआ है पेशेंट के हाथ पे तो उसके डिस्प्लेस होने का खतरा है, इस वजह से मैं रिमूव नहीं करूंगा। मैं जितना एक्सपोजर मैक्सिमम हो सकता है वो कर लूंगा। ठीक है, मैंने साइड से एग्जामिन किया। देयर इज अ स्कार मार्क इन द इंटीरियर चेस्ट एज वेल एज इन द एपिगैस्ट्रियम. There is another scar mark on the right side at about 6th or 7th rib. लेफ्ट साइड इसकी क्लियर है। मीडियन स्टेनोटमी स्कार हो सकता है जो कि कार्डियक सर्जरीज में होता है। लेटर थोड़ा कॉटमी स्कार हो सकते हैं जो कि पायमाथोरेसिस या पीडीए सर्जरी उसमें हो सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसमें थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, द स्टर्नम इज लिटिल डिप्रेस्ड। इसको क्या कहते हैं? प्रैक्टिस एक्सकैवेटर। अगर जो है वो स्टर्नम प्रोमिनेंट हो तो ठीक है। आप जो है फुट एंड पे आए, फुट एंड पे आगे भी आप जो है थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे किस तरह की सिमेट्री है, मूवमेंट है, किस तरह दोनों साइड पे सिमेट्रिकल मूवमेंट होनी चाहिए। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे कमेंट करें कि ये थोरैको एब्डोमिनल है या एब्डोमिनोथोरैसिक है। बच्चों में कैसी होती है? एब्डोमिनोथोरैसिक। बच्चों में एब्डोमिनोथोरैसिक होती है। यस सर। और फीमेल्स में थोरैको एब्डोमिनल। थोरैको एब्डोमिनल बच्चों में और फीमेल्स में थोरैको एब्डोमिनल होती है, whereas in adult male it is abdominothoracic। ठीक है, लेकिन abdominothoracic थोरैको एब्डोमिनल इतना बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट का होता है, बाज का डिफरेंस होता है। वो इस तरह से होता है जिस वक्त आप जो है इंस्पिरेशन पे एब्डोमेन थोड़ा बल्ज होना चाहिए। अगर एब्डोमेन बल्ज ना हो तो दिस इज पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन। उसमें ये डायफ्राम पैरालिसिस हुआ होता है और पेशेंट जब डीप इंस्पायर करता है, बच्चे डीप लंबा सांस खींचे, ठीक है, तो उसमें डायफ्राम जो है वो बहुत ज्यादा लिफ्ट हो जाता है और आपका हाथ जो है बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाता है, उसमें डायफ्राम लिफ्ट होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने नेक वेन्स के ऊपर, नेक वेन्स को एक दफा देख लेना है कि नेक वेन्स कोई बहुत ज्यादा पल्सेटाइल है या आर्टीरियल पल्सेशन तो नहीं है बहुत ज्यादा, या कुछ स्वेलिंग है। देयर कैन बी स्वेलिंग इन द नेक जो कि व्हिच इज गोइंग बिहाइंड द स्टर्नम। यू हैव टू लुक एट द एपेक्स। इसी पोजीशन में एपेक्स आपको विजिबल है या नहीं है, विजिबल पल्सेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आगे पैल्पेशन पे सबसे पहले आपने बेटा के दर्द तो नहीं है, आपने सुपरफिशियली पैल्पेट कर लिया, स्टर्नम को प्रेस करके देख लिया, टेंडरनेस तो नहीं है रिब की, आपने देख लिया कोई और विजिबल आपकी कैरोटिड। ठीक है, उसके बाद आपने देख लिया ट्रेकिया की पोजीशन चेक कर ली क्या है। उसमें 1 फिंगर मेथड भी है, दोनों साइड में 2 फिंगर मेथड भी है। दोनों रिसर्चेस में डायरेक्टली जो है वो फिंगर रखे। बच्चों में जो है वो 1 फिंगर मेथड या 3 फिंगर मेथड पे जाए, 2 फिंगर मेथड जो है वो स्पेस कम होती है। ठीक है, तो आपने जो है वो चेक कर लिया। नॉर्मली ट्रेकिया इज लिटिल टुवर्ड्स राइट साइड। उसके बाद आपने एपेक्स बीट को लोकेट कर लिया, पूरा हाथ रखेंगे, फिर लोकलाइज कर लेंगे उसको। दिस इज एपेक्स बीट। एपेक्स बीट इज द लोअर मोस्ट एंड लेटरल मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट व्हिच इज पैल्पेबल। ठीक है, ये वो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट नहीं है। हो सकता है उसको राइट साइड का राइट वेंट्रिकुलर हीव आ रही हो, यहाँ पे पैरास्टर्नल हीव आ रही हो, लेकिन आपका जो लेटरल मोस्ट और लोअर मोस्ट पार्ट है वो आपकी एपेक्स बीट है। अंडरस्टूड? उसके बाद आपने एक्सपेंशन चेक करनी है।
आपने एक्सपेंशन के लिए दोनों हाथों से लेटरल चेस्ट को ग्रैस्प करना है और अपने थिन थम्स जो है वो चेस्ट से लिफ्ट रखने हैं। आप प्लीज थोड़ा खामोशी खातून, ठीक है। 3 लेवल पे, निपल्स के अबव, निपल्स के लेवल पे और एंड बिलो द निपल्स, ठीक है। ये आपने 3 जगहों पे एक्सपेंशन चेक कर ली। बेटा लंबा सांस लो। आपने देखना है कि आपके थंब दोनों साइड पे कितना अच्छा मूव करते हैं, ठीक है जी। इक्वली मूव करते हैं या नहीं मूव करते हैं। आ गया ना, वाइटल्स में आ गया आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपका हार्ट रेट, वो सारी चीजें तो आपकी वाइटल्स में आ गई, उससे पहले ही हो जानी चाहिए। या इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो भी सारा करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद पैल्पेशन पे हम क्या करेंगे, वोकल फ्रेमेटस चेक करेंगे। वोकल फ्रेमेटस आपने कैसे चेक करना है, आपने इनर साइड ऑफ योर हैंड यू विल प्लेस इन द इंटरकॉस्टल स्पेसेस। बेटा 3-3-3 बोले, ठीक है। दोबारा बोले, दोबारा बोले। देखें, अपर इंटरकॉस्टल स्पेस को लोअर से कंपेयर करना है और फिर लोअर को ऑपोजिट सेम इंटरकॉस्टल स्पेस से कंपेयर करना है, फिर उसको लोअर इंटरकॉस्टल स्पेस से कंपेयर करना है और उसको ऑपोजिट साइड के इंटरकॉस्टल स्पेस से। एंटीरियरली सारे इंटरकॉस्टल स्पेसेस में और लेटरली 3 इंटरकॉस्टल स्पेसेस में आपने एक जगह पे चेक करते हैं, फिर दूसरी जगह चेक करें, फिर उससे नीचे वाली में चेक करें, फिर ऑपोजिट साइड में चेक करें, फिर इससे नीचे वाली में चेक करें और फिर इस तरफ ऑपोजिट साइड पे इंटरकॉस्टल स्पेस में आप वोकल फ्रेमेटस चेक करें, ठीक है जी। वोकल फ्रेमेटस के बाद आपकी क्या आ गई, परकशन आ गई। हाँ, चेस्ट एक्सपेंशन भी चेक कर सकते हैं, कितनी एक्सपेंशन, नॉर्मली एक्सपेंशन कितनी होती है 5 सेंटीमीटर इन एडल्ट, 2 to 3 सेंटीमीटर इन चिल्ड्रन, ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंशन। और किस लेवल पे चेक करेंगे, निपल्स के लेवल पे, ठीक है। निपल्स के लेवल पे आप चेक करेंगे। सांस लो बेटा, ठीक है। सिग्निफिकेंट इसकी चेस्ट एक्सपेंशन है। उसके बाद आप आगे परकशन पे। परकशन जब क्लेविकल के आप ऊपर रखेंगे एक फिंगर और एक फिंगर आप क्लेविकल से नीचे रखेंगे और क्लेविकल के ऊपर डायरेक्टली परकस करेंगे, ठीक है। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे क्लेविकल से ऊपर एपेक्स है, रिब वही फॉर्मूला है, रिब बिलो ऑपोजिट, रिब बिलो ऑपोजिट साइड, रिब बिलो ऑपोजिट साइड। और इसी तरह से आप लेटरल साइड पे, ठीक है जी। उसके बाद आ गई आपकी ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में आपने प्रीकॉर्डियम भी देख लिया, आपने एपेक्स बीट को भी जो है वो ऑस्कल्टेट कर लिया, और अपर, मिडल जोन और लोअर जोन। और आप एक्जिला को जरूर करेंगे क्योंकि एक्जिला में सारे के सारे तीनों लोब्स की नॉर्मल साउंड एक्जिला में आती है, रेडिएट, ठीक है, रेडिएट करती है, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या देखना है, वोकल रेजोनेंस। वोकल रेजोनेंस वोकल फ्रेमेटस का ही जो है वो डुप्लीकेशन है, लेकिन उसमें हम जो अपनी फाइंडिंग्स होती हैं वो कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, उसमें कंफर्म कर लेते हैं, वोकल रेजोनेंस आ जाती है। एक चीज होती है विस्परिंग पेक्टोरली कोएक, वो क्या होता है, जब कोई मैस होता है, इफ देयर इज अ मैस, वो इन्फ्लेमेटरी हो या मैलिग्नेंट मैस हो, प्लूरल मैस हो या पेरेन्काइमा का मैस हो, और वो चेस्ट वॉल के साथ बिल्कुल पड़ा हो, तो उसमें से बहुत ज्यादा साउंड ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। आप पेशेंट को कहते हैं विस्पर करें, ठीक है, पूरा बोलता नहीं है वो 3-3-3, लेकिन वो विस्पर करता है, और आप उसकी जो विस्पर है यू हियर इट नियर योर ईयर्स, ठीक है, आपको लगता है बिल्कुल मेरे कान में बोल रहा है। अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड विस्परिंग पेक्टोरली कोएक, ये एक एडवांस्ड टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर आप पेशेंट को बिठा दें, ठीक है जी। अभी एक्सटेंड नहीं कर रहा मैं इसको, लेटरल लिवर का, स्प्लीन का और लिम्फ नोड बाकी जो है वो बाद में हम करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ रेलेवेंट के ऊपर जा रहा हूँ। एक्सटेंड करने लग गए तो रीमा चेक करना, वो बारी सारी चीजें भी आप अभी इसी पोजीशन में चेक करना चाहिए आपको। एक तकिया दें ऐसे बेटा, उस तरफ देखें, उस तरफ आप बैठे क्रॉस लेग होके, थोड़ा सा और मुझे पेशेंट
उसका राइट हैंड उसके लेफ्ट शोल्डर पे और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे। ठीक है, सबसे पहले आप ऊपर से आप एक इंस्पेक्शन कर लें, उसके बाद आपने एक्सपेंशन चेक करनी। बेटा सांस लो लंबा सा, स्किन फोल्ड भी बनाई जा सकती, सांस लो। ठीक है, स्किन फोल्ड से भी आप जो है देखते हैं कि स्किन फोल्ड दोनों साइड पे सिमेट्रिकली इफेस हो रही है या नहीं हो रही। फिर परकशन पे उसी तरह से आपने वोकल पैरामीटर्स चेक कर लेना है। परकशन जो एपेक्स की परकशन है ये इंपॉर्टेंट है। एपेक्स की परकशन इस तरह से आपने, बेटा इधर उधर इसको रख लें अपनी गोद में, हाथ छोड़ें ऐसे, इसके ऊपर वजन, ये इसको सपोर्ट करने के लिए पेशेंट को, ताकि पेशेंट जो है वो थक ना जाए इस पोजीशन में बैठा बैठा। ठीक है जी, एपेक्स को आप फिर उसके बाद जब एपेक्स चेक कर ली तो नीचे उसी तरह से एक साइड को दूसरी साइड से, स्कैपुला के ऊपर नहीं, स्कैपुला के इनसाइड। और आपने ऑस्कल्टेट कर लिया इसी तरह से 3 जगहों पे आपने ऑस्कल्टेट कर लिया, लंबा सांस लेके पेशेंट को ऑस्कल्टेट कर लिया। और उसके बाद आपने वोकल रेजोनेंस भी बैक साइड पे भी चेक करना है, वोकल रेजोनेंस कैसी है। बैक साइड पे कौन से मरमर जो है वो रेडिएट होते हैं, सेंटर में इंटरस्कैपुलर रीजन में कौन सा मरमर आपको ज्यादा सुनाई देगा? क्या सिस्टल, चलो एओर्टिक कह लें एक तरह से, एओर्टा का मरमर जो है वो इंटरस्कैपुलर रीजन में जा सकता है। और कौन सा होता है? कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, आमतौर पे यूजुअली द कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा जो एरिया इन्वॉल्व कर रहा होता है वो थोरेसिक पार्ट होता है। ठीक है जी, तो आपको इस जगह पे मरमर भी जो है वो नजर आ जाएगा। फिर यहीं से आपने पिटिक एडीमा देख लिया, पिटिक एडीमा देखना भी जरूरी है। यहाँ से अगर आपको किसी जगह पे मिल रही है प्लूरल फ्यूजन मिल रही है, थोड़ी प्लूरल फ्यूजन है तो यहीं पे मिलेगी। कितनी प्लूरल फ्यूजन होना जरूरी है टू बी डिटेक्टेबल? इन एडल्ट्स 150 ml एंड इन चिल्ड्रन 50 to 100 ml डिपेंडिंग ऑन द वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया, उसकी बिल्ड के हिसाब से। एडल्ट्स में 150 ml और बच्चों में 50 to 100 ml। ठीक है, प्लूरल फ्यूजन जो है वो डिटेक्टेबल हो जाएगी। और प्लूरल फ्यूजन के जो अपर बॉर्डर होगा प्लूरल फ्यूजन का, उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, क्या फाइंडिंग मिलेंगी? परकशन अपर बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर तो स्टोनी डल मिलेगी ना आपको परकशन, तो फिर ही आप सस्पेक्ट करेंगे हाँ जी ये है। उसके अपर बॉर्डर पे आपको प्लूरल रब मिलेगी, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे अपर बॉर्डर पे। ठीक है, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे और प्लूरल रब मिलेंगे। ठीक है, इसमें फिर यहाँ से आपने जब भी आपको कोई एग्जामिनेशन बताया जाता है तो आपने रेलेवेंट पहले करना है और उसको फिर देन यू हैव टू एक्सटेंड इट। अब इसमें आप एक्सटेंड करेंगे, कैसे एक्सटेंड करेंगे? आपने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मुझे क्या क्या कुछ और मिल सकता है? हैंड में देखेंगे क्लबिंग मिलेगी, ठीक है, आप देखेंगे आपको पामर एडिमा मिलेगा, साइनोसिस मिल सकती है आपको। ठीक है, और आंखों में या फेस पे क्या मिल सकता है? साइनोसिस मिल सकती है, पैलर मिल सकता है, क्रॉनिक डिजीज की वजह से पैलर होगा। ठीक है, मेल नरिश हो सकता है बच्चा, उसको ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, बिल्कुल इमेसिएटेड होगा बच्चा। और क्या मिल सकता है? फ्लैपिंग ट्रेमर, उसके फ्लैपिंग ट्रेमर्स होंगे, लिम्फेडिनोपैथी होगी। अगर सार्काडोसिस है, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी होगी। सार्काडोसिस है, डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस है, या उस पेशेंट को जो है वो और कोई रैश होगी। ठीक है, अगर पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फिर उसमें क्या होगा साथ? नेजल पॉलिप होंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो नेजल पॉलिप होंगे, उसको हेपेटोस्प्लेमोगैली हुई होगी पेशेंट को। इस तरह डिसेमिनेटेड टीबी है तो उसको हेपेटोस्प्लेमोगैली हुई होगी, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हुई होगी। स्पाइनल टेंडरनेस, स्पाइनल, हाँ, अगर कैरी स्पाइन है, अगर ट्यूबरकुलोसिस है डिसेमिनेटेड कैरी स्पाइन है तो स्पाइनल टेंडरनेस होगी। ठीक है, स्पाइनल टेंडरनेस चेक करने का इसी को दौरान बता देता हूँ। स्पाइनल टेंडरनेस पेशेंट को सीधा बिठा के उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के ऊपर से मुक्का मारते हैं, ये एक तरीका है स्पाइनल टेंडरनेस चेक करने का। ठीक है, पेशेंट को पूछते हैं किस जगह दर्द हो, और दूसरा ये है कि आप इसके ऊपर स्पाइन के ऊपर जो है टैप करते हैं विद क्लोज फिस्ट। ठीक है जी, उससे आपको स्पाइनल टेंडरनेस डिटेक्ट हो जाती है। फिर और क्या चीज मिलेगी आपको जी? और क्या चीजें, और क्या क्या चीजें आप कहाँ एक्सटेंड करेंगे? एडीमा देखेंगे आप, पिटिंग एडीमा पे, सेकेंडरी एडीमा एज वेल एज पिटिंग एडीमा।
फेशियल आप स्वेलिंग देखेंगे, अगर इसको पेशेंट को कोई अगर थायराइड का ट्यूमर है या मेडिसिनल ट्यूमर है तो उसकी वजह से कौन सा आएगा, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम आएगा, सुपीरियर वेना केवा सुप्रेस हुआ होगा। और आपको कोलेटरल्स भी सारी आपकी प्रोमिनेंट होंगी चेस्ट के ऊपर, क्योंकि अपर सर्कुलेशन ब्लॉक हुई है, अपर सर्कुलेशन जो है वो कोलेटरल के थ्रू लोअर सर्कुलेशन में जाके ड्रेन हो रही है इनटू हार्ट। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट्स? Yes. ठीक है, और क्या चीज मिलेगी? लिवर स्प्लीन का करें करना है एग्जामिनेशन। स्पाइनल कॉर्ड की शेप नॉर्मल है। इसका लॉस ऑफ लॉर्डोसिस है, इसको कहते हैं लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस। ठीक है, जब मसल्स वीक हों, उसके पैरास्पाइनस मसल्स वीक हों तो जो लॉर्डोसिस है यानी जो नेचुरल कर्व है बैक में वो लॉस हो जाता है, उसको कहते हैं लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस। बहुत सारे पेशेंट्स में आप देखेंगे। पिंक पफर्स और ब्लू ब्लॉटर्स क्या होते हैं? एम्फाइजीमा में क्या हो जाते हैं? Pink पफर्स puffers. एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी में हो जाते हैं ब्लू ब्लॉटर्स। ठीक है, वो भी आपने देखना है। ट्राइपॉड पोजीशन क्या होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारा रेलेवेंट चल रहा है आपको। किसी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन में अगर पेशेंट ने एक हाथ इधर हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है बेड को, दिस इज ट्राइपॉड पोजीशन। ठीक है, 3 जगहों से उसने अपने आप को सपोर्ट किया हुआ, दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड पोजीशन। ठीक है, ट्राइपॉड पोजीशन आपको नजर आएगी। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं गया कि ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड कब आएंगी, मीडियम किस साइड पे शिफ्ट होगी, प्लूरल फ्यूजन में क्या होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा, दीज थिंग्स यू नीड टू लर्न योरसेल्फ। ठीक है, इसको पढ़ें, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो हम इसको फिर दोबारा भी डिस्कस करेंगे। तो ये ट्राइपॉड पोजीशन कब होगा? जब भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, जब भी वो अपने शोल्डर गर्डन मसल्स को जब फिक्स करके बच्चा उससे सपोर्ट ले रहा है, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं? ट्रेपेजियस और ट्रेपेजियस डोर्साई और एब्डोमिनस मसल। ठीक है, ये सारे हैं एक्सेसरी मसल्स। बाकी प्राइमरी मसल्स हैं। प्राइमरी मसल्स हैं आपके डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, these are your primary muscles of respiration. ठीक है, जब ये एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन पेशेंट यूज करेगा तो उसको अपना शोल्डर स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, शोल्डर स्टेबलाइज करने के लिए वो चीज को होल्ड करता है, शोल्डर अपना स्टेबलाइज करता है, तो फिर ये आपका ट्रेपेजियस, लेटिसिमस डोर्साई, आपके स्केलेटस मसल, ये सारे इस्तेमाल करते हैं आपके शोल्डर की स्टेबिलिटी, चेस्ट वॉल को, चेस्ट केज को ऐसे लिफ्ट करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, ये चीज। फिर इसके अलावा जो पोजीशंस हैं डिफरेंट, यानी मीडियम शिफ्ट किस तरफ होगी, अवे किस तरफ से होगी, वो आपने सारी की सारी बुक से पढ़नी है, याद करनी है। नेक्स्ट टाइम मैं उसका वाइवा लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज टुडेज वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे फायदा होगा।